नमस्कार दर्शकों, मैं भावना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो में। आज हमारे बीच है डॉक्टर राधिका, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से। नमस्कार मैम, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं हमारे शो में। थैंक यू बेटा। मैम आज हम चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ पर। तो मैम आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा कि पेरेंट्स भी, अगर हम फिज़िकली कुछ भी हम इल हो जाते हैं, कोई बीमार होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बहुत मतलब केयर करते हैं हमारी कि बीमार है। लेकिन अगर उनका बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा है या मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है, तो पेरेंट्स उल्टा डाँट देंगे कि क्या नाटक है। वो मतलब इस चीज़ को नहीं समझते, तो इसीलिए हमने आज ये शो रखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि मेंटल हेल्थ होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस प्रकार से हमारी फिजिकल हेल्थ है, जैसे हम पता करते हैं ना बीपी का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, उससे हम पता करते हैं कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर आ रही है या हम कुछ अप एंड डाउन जा रहे हैं। ऐसे ही हम हमारी फिजिकल फंक्शनिंग का पता करते हैं। सेम ऐसे ही मेंटल हेल्थ है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हो, कितने हेल्दी हो, वो प्रॉपर असेसमेंट टूल्स की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। और उन टूल्स के हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं। हम केवल व्यक्ति को देख के ये नहीं बता सकते कि ये मेंटली हेल्दी है, अनहेल्दी है, स्टेबल है और अनस्टेबल है। कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से परेशान है या कोई फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से परेशान है, वो प्रॉपर असेसमेंट टूल्स की थ्रू ही हम बता सकते हैं कि पर्सन मेंटली और वी कैन से साइकोलॉजिकली हेल्दी है या नहीं है। बेसिकली मेंटल हेल्थ हम कहेंगे तो एबिलिटी टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन ईच एंड एवरी सिचुएशन अगर है व्यक्ति में, तो हम कहेंगे कि ही और शी इज़ मेंटली हेल्दी पर्सन। लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस की वजह से यदि आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली अनस्टेबल ना हो पाओ या नेगेटिव चैलेंजेस जो आपकी किसी लव्ड वन की डेथ हो गई या किसी फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, फादर नहीं है, मदर नहीं है या फाइनेंशियल लॉस हो गया, उस प्रकार की चीज़ों से यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो उस स्ट्रेस को, उस इमोशनल ट्रॉमा को, तब आपकी मेंटल हेल्थ उस टाइम अफेक्ट होएगी। या कभी कभी ऐसा होता है, अब आपकी मेंटल हेल्थ आजकल के टाइम में देखें तो पेरेंट्स का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिविटी की साइड लेके जाने में और नेगेटिविटी की साइड लेके जाने में। जैसे अगर आप वही आपने कहा जैसे कि पेरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, अगर आप फिजिकली अनफिट हो तो पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, साइकोलॉजिकली अनफिट हो तो पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते। इवन आज के टाइम में प्रैक्टिकली देखें तो हम बच्चों को जैसे देख रहे हैं क्लास में कि बच्चे कई हमारी जो क्लास में टीच कर रही हूँ उसमें भी कई बच्चे हैं जो जिनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब उसका रीज़न यही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों में टॉलरेंस पावर कम है, रेजिस्टेंस पावर कम है। पहले के कंपैरिजन में पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहा है। अब बच्चों को थोड़ा सा भी डांट दो, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। और ये जो जो टेंडेंसी है इमोशनल हर्ट होने की बच्चों की, यही रीज़न है बेसिकली उनकी मेंटल हेल्थ अनस्टेबल होना या उनकी मेंटल हेल्थ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव पड़ना। बच्चों में टॉलरेंस पावर, रेजिस्टेंस पावर नहीं है। यस मैम, मैम बिल्कुल। और मैम इसका ये भी कारण हो सकता है क्योंकि आजकल जितना बिजी शेड्यूल हो गया और लोग मतलब जैसे रूरल एरिया टू अर्बन मतलब जा रहे हैं, तो ये भी होता है कि वो फैमिली से कई बार दूर हो जाते हैं अपनी जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए। तो वो जब अकेले रहने लग जाते हैं, तो एक सोशल मीडिया भी है कि वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा जाने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है मेंटल हेल्थ पर, वो कितना इफ़ेक्ट डाल रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बहुत ज़्यादा अहम रोल है। आपको वो ना पीयर प्रेशर जो देता है ना, और जो मीडिया देता है कि इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसे सुसाइड कर लिया, या मीडिया में क्राइम पेट्रोल देख के बच्चे क्रिमिनल टेंडेंसी में जा रहे हैं, या बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा उसके मार्क्स अच्छे आ गए, मैंने भी इतना किया था, मेरे उतने अच्छे नहीं आए। मीडिया हम पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा बच्चे प्रेशर, वही बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कही कि बच्चे अब अपने ऊपर प्रेशर बच्चों के ऊपर अब ज़्यादा है। पहले के टाइम में उतना कंपटीशन नहीं था। सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात ये है कि अब कॉम्पिटिटिव एरा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एरा है। चाहे आप आर्ट्स लाइन में हैं, चाहे आप कॉमर्स में हैं, चाहे आप साइंस में हैं। पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कि आओ और नौकरी पाओ। आजकल बच्चों को नौकरी लेने के लिए
पूरा खून पसीना एक करना पड़ता है, जो एक मेन रीज़न है बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर डालने का। और उसमें मीडिया पॉजिटिव रोल भी निभा रहा है, नेगेटिव भी निभा रहा है। अब वो बच्चे की खुद की मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है बेसिकली कि वो उसको ले कैसे रहा है। अब आप का व्यवहार कैसा भी है, आपकी सोसाइटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि आसपास के लोग या वो सब कनेक्ट हैं या वो सब रिलेटेड हैं या वो सब, आप कह रहे हो कि उन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी मेंटल हेल्थ पे, तो वो पूरे अच्छे तरीके से बढ़िया एकदम प्रैक्टिकली हम पे अफेक्ट डालती हैं। और वो अफेक्शन हम कहें कि वो अफेक्ट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल नेगेटिवली ही अफेक्ट हो रहे हैं मेंटली साइकोलॉजिकली, आप पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट होंगे अपने सोसाइटी से। जैसे आप देख रहे हैं कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस भी एरिया में आप रह रहे हैं, अगर आप एक बहुत पॉश एरिया में रह रहे हैं और आपको पता है कि आपके 2 घर बाद किसी बच्चे की IAS ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है, कोई बच्चा HCS ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ है, कोई क्लास 1 ऑफिसर लगा है, तो वो चीज़ इट डिपेंड अपॉन यू बेटा कि आप वो चीज़ पॉजिटिवली लेके जाएंगे या नेगेटिवली लेके जाएंगे। वो आपकी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। आपकी थॉट प्रोसेस यदि सोच रही है कि उसने कर लिया मैं भी कर लूँगा, तो आप पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो, आप मोटिवेट होगे। और यदि आप सोच रहे हो कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तब ये आपको नेगेटिवली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देगा। इट कम्प्लीटली अप टू योर पर्सनल और योर इंडिविजुअल थॉट्स। इसमें आप मास व्यू या कोई ग्रुप व्यू नहीं दे पाएंगे। ये अब हर एक व्यक्ति इसीलिए तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होता ना, कि सब अपनी पर्सनल ट्रेट्स, अपने जेनेटिक जो उनकी टेंडेंसी है उनकी वजह से, उनकी एनवायरमेंटल किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तीनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। केवल एक का रोल नहीं है आपकी पर्सनालिटी को बनाने में, तीनों में यदि कहीं भी इम्बैलेंस हुआ तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट होगी। एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उस एज में, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट डालती हैं? बेटा एडोलसेंस फेज़ ही चैलेंजेस से भरा हुआ है। एडोलसेंस फेज़ में अर्ली एडोलसेंस फेज़ में जितने भी फिजिकल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है वो अर्ली एडोलसेंस में होती है। तो उस वजह से आपके अंदर फिजिकल चेंजेस तो आ ही आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को एक बच्चे से एक मेच्योर व्यक्ति की ओर आपकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो उस टाइम पे लैक ऑफ अवेयरनेस, वेदर साइकोलॉजिकल और वेदर फिजिकल, दोनों ही पार्ट में बच्चा इतना अवेयर नहीं होता है। एडोलसेंस, उसको नहीं पता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस वजह से बच्चा बहुत बार केवल और केवल अपने फ्रेंड्स से ही अपनी बातें शेयर करता है। फ्रेंड्स भी उसी सेम एज ग्रुप के होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनका भी नहीं है ना कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जैसा फ्रेंड्स ने बताया वही नॉलेज प्राप्त कर ली और उसी नॉलेज के आधार पर आगे अपने जो भी उसके डाउट्स हैं उसी नॉलेज के आधार पर वो आगे उनको कंटिन्यू करता है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है एडोलसेंस में प्रॉब्लम्स का। और उसके अलावा एक बात क्या है, इमोशनली अनस्टेबल होता है। जितना ज़्यादा इमोशंस में अनस्टेबलनेस हमारा यूथ या हमारे एडोलसेंस दिखाते हैं, उतना एक मेच्योर पर्सन और एक चाइल्डहुड फेज़ में दोनों में ही नहीं होता। जो प्रॉब्लम्स है उसमें पहली तो अब मैं बता रही हूँ तुम्हें, फर्स्ट तो है कि जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसकी वजह से फिजिकल चेंजेस आते हैं। वो फिजिकल चेंजेस एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके साइकोलॉजिकली उनको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। सेकंड आ रहा है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो नहीं पता। अब जैसे कॉलेज में यूथ कोई आंदोलन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला शोर चिल्लाना इतना दिखाते हैं, वो इसीलिए कि उन्हें नहीं पता। पेरेंट्स भी अगर कुछ डांट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जोर से रिएक्ट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि दे आर इमोशनली अनस्टेबल। एक 40 ईयर्स का व्यक्ति और एक 20 ईयर्स का व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो केवल और केवल इस इमोशनल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की वजह से है। थर्ड है फ्रस्ट्रेशन। जब उनके अंदर इतने फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनको उनकी नॉलेज नहीं है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है वो एडोलसेंस फेज में ही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, जो वो हेजिटेट करते हैं दूसरों से शेयर करने में, एक ये रीज़न है जिस वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन आती है। उनको जितनी नॉलेज चाहिए, जितनी क्यूरोसिटी उनको अपने आसपास के वातावरण की, अपने बारे में जानने की जितनी क्यूरोसिटी उनकी होती है, उतने सेटिस्फाई वो अपने फ्रेंड्स से ही पूछते हैं बेसिकली, उनसे उतने सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जिस वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और एक है कि करियर के का भी ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइम पे हम करियर चूज़ करते हैं।
व्हाट टू चूज़ और व्हाट टू नॉट टू चूज़, दोनों ही पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से भी एक यूथ में प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, आपने क्या करियर चूज़ किया है, आप पढ़ना चाह रहे हैं या मैथ्स, और आपको फोर्सफुली पेरेंट्स दिलवा रहे हैं ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, तो इस वजह से आप जो करना चाह रहे हैं वो तो रह गया ना, आगे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी हमारा जो एडोलसेंस फेज है करता है, और भी बहुत से इसके तो फैक्ट्स ख़त्म ही नहीं होंगे। आप नेक्स्ट पूछे क्वेश्चन। यस मैम। बहुत है इसके तो। मैम अब मैं जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें और ऑलवेज मतलब पॉजिटिव कैसे हम रहें। इसका एक बेसिक फंडा ये है कि आप यदि किसी भी ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजरे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, या कोई ऐसा एपिसोड है या कोई ऐसी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो पहला तो है कि आप उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें, वहाँ रहे ही ना। यदि आपको लग रहा है कि सामने जो व्यक्ति है उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो बजाय कि उसको आप उसके साथ रहें, आप वो प्लेस छोड़ दें जिसकी वजह से आपके अंदर उस स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट नहीं होंगे। यदि आपने 20 मिनट्स कंटिन्यू स्ट्रेस लिया ना बेटा, तो आपका इम्यून सिस्टम, अब ये रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रही, यदि आपने कंटिन्यू 20 मिनट स्ट्रेस लिया है तो आपका इम्यून सिस्टम इन 20 मिनट्स में लो हो जाएगा और आपको और बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेंगी। स्टार्टिंग बेसिक बीमारी से, वो कंटिन्यू लंबा चल रहा है स्ट्रेस, तो बीमारी की टेंडेंसी या उसकी इंटेंसिटी भी हाई होती जाएगी। सेकंड आ रहा है इसमें कि आपके पास एक ऐसा रिलायबल फ्रेंड हो या कोई रिलायबल ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप अपनी बातें शेयर करें। सेकंड पॉइंट है शेयरिंग का। आप किसी भी प्रकार के डायलेमा में हो, यदि आपके पास कोई ऐसा रिलायबल पर्सन है जिससे आप शेयर कर सकें, ठीक है, आपके अंदर जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी अप्स एंड डाउन्स हैं माइंड में, यदि आपको कोई वो सुनने वाला मिल जाए ना, तो आपको साइकेट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप स्ट्रेस दूर करना चाहते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखना चाहते हो, तो यू हैव टू शेयर योर व्यूज़ विद योर फ्रेंड्स। सेकेंड, थर्ड है, यदि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, तो आपको पता कर लगना चाहिए कि आप किस वजह से स्ट्रेस में हो। यदि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो या तो आप स्ट्रेस है किस टाइप का, कि उसकी नुकसान करने की इंटेंसिटी कितनी है। यदि आपको लग रहा है कि इससे मुझे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि लग रहा है कि फ्रेंड्स के ग्रुप में आपको कोई बुली कर रहा है, यदि आपको लग रहा है कि उसने एक बार बुली करी, छोड़ दो, मतलब एक वर्ड प्रॉपर कहूँ तो मैं, कि आप उस झंझट में पड़ो ही मत, आप वहाँ से पीछे हो जाओ, ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो, फिर आता है हमारा पॉइंट कन्फ्रंटेशन। आप कन्फ्रंट करें। यदि आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस नहीं दूर हो रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली इस परिस्थिति को इग्नोर करने की, इग्नोरेंस काम नहीं कर रही है, फिर आप कन्फ्रंट करें। अब आप कन्फ्रंटेशन भी कर रहे हैं, वो आप आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करेंगे या प्रॉब्लम से हट जाएंगे। या एक और है कि यदि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, चौथा है पॉइंट, और आपको लग रहा है कि समस्या ऐसी है कि हम उसका समाधान कर सकते हैं जिससे हमें स्ट्रेस ना हो, तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव तरीका ढूंढ सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं इस कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे ये कॉलेज का एनवायरनमेंट स्ट्रेस दे रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ढूंढ के कि आप कॉलेज बदल लो, आप माइग्रेशन किसी और कॉलेज में करवा लो, या आपको लग रहा है कि कोई भी एरिया है आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वो एरिया छोड़ दो, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। आप कंस्ट्रक्टिव वेज ढूंढें, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है कि आप हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि अब हेल्प में साथ वालों की हेल्प नहीं, सीनियर्स की हेल्प, क्लिनिकल हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प, आप हेल्प लें। और भी बहुत सारे हैं, टाइम लिमिट कम है तो मैं सारे नहीं बता पाऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा। Nice to talk to you, ma'am. Thank you so much for giving your precious time to us. Thank you, ma'am.